स्टडी विद V90 पर। तो दोस्तों हम हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं। हरियाणा जीके में हमने 3 क्लास पढ़ ली। आज हम क्लास नंबर 4 देखेंगे। 3 क्लास में हमने हरियाणा का उदय पढ़ लिया और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हरियाणा का भौगोलिक परिचय। हमने आखिरी क्लास में देखा कि हरियाणा का भौगोलिक परिचय में देखा हमने कि हरियाणा का उत्तरी अक्षांश कितना है, पूर्वी देशांतरीय विस्तार कितना है, और हमने पढ़ा कि हरियाणा को कितने अन्य राज्य टच करते हैं, कौन से केंद्र शासित प्रदेश, और उत्तर से दक्षिण की दूरी, हरियाणा के पूर्व से पश्चिम की दूरी, इसके बारे में हमने पढ़ लिया पिछली क्लास में। अब दोस्तों हम हरियाणा के अंदर हरियाणा का भौगोलिक परिचय पढ़ेंगे कि हरियाणा को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। इस क्लास में हम ये देखेंगे। तो दोस्तों हरियाणा को भौगोलिक आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। ये 8 भाग हमें किसने बताए? ये 8 भाग हमें डॉक्टर जयवीर की पुस्तक है एक। हमें ये 8 भाग हरियाणा के जो 8 भौगोलिक भागों में बांटा गया है, ये 8 भाग हमें डॉक्टर जयवीर की पुस्तक एक है जिसका नाम है ए एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, जिसमें हमें हरियाणा के 8 भागों में बांटा गया है। वो 8 भाग दोस्तों आज हम देखेंगे कि वो 8 भाग कौन कौन से हैं और किस प्रकार उन्हें बांटा गया है। तो आपको एक बात तो ये याद रखनी है कि हरियाणा को 8 भागों में बांटा गया है। हरियाणा को कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में बांटा गया है। दोस्तों अब ये 8 भाग हमें हरियाणा के किस व्यक्ति ने बताए? ये 8 भाग हमें हरियाणा के किस व्यक्ति ने बताए? ये उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर जयवीर। डॉक्टर जयवीर ने हमें हरियाणा के 8 भौगोलिक भागों के बारे में बताया है। डॉक्टर जयवीर की पुस्तक है जिसका नाम है डॉक्टर जयवीर की पुस्तक का नाम है ए एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। डॉक्टर जयवीर की पुस्तक है ए एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। इस पुस्तक में डॉक्टर जयवीर ने हरियाणा को 8 भागों में बांटा है। वो 8 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? उन 8 भागों के बारे में हम देखते हैं। 1 नंबर पे उसने बताया है शिवालिक श्रेणियां। 1 नंबर पे है शिवालिक श्रेणियां। 2 नंबर पर उन्होंने बताया है गिरिपाद मैदान। 3 नंबर पे दोस्तों उन्होंने बताया है जलोढ़ मैदान। 4 नंबर पे दोस्तों उन्होंने बताया है बाढ़ का मैदान। और 5 नंबर पे दोस्तों उन्होंने बताया है बालू युक्त टीले। टीले लिख लो या इनको टिब्बे लिख लो। 6 नंबर पे दोस्तों उन्होंने बताया अरावली की श्रेणियां। और 7 नंबर पे दोस्तों उन्होंने बताया है तरंगित बालू के मैदान। और 8 नंबर उन्होंने दोस्तों बताया है दलदली मैदान या दलदली भाग। तो इस प्रकार से डॉक्टर जयवीर ने हरियाणा के भौगोलिक भाग को 8 भागों में बांटा है। ये बात दोस्तों डॉक्टर जयवीर की पुस्तक है ए एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। उसमें ये बात बताई गई है कि हरियाणा 8 भागों में विभाजित है। लेकिन इसके अलावा हरियाणा को 3 और भागों में, इससे पहले हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया था। उसका नाम आपको पता होगा, भटियाना, हरियाणा और कुरुक्षेत्र। लेकिन डॉक्टर जयवीर ने हरियाणा को 8 भागों में बांटा।
तो आज हम डॉक्टर जयवीर ने जो 8 भाग बताए हरियाणा के, उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर कल हम जो पहले जो भाग बताए गए थे 3 भाग, भटियाना, कुरुक्षेत्र और हरियाणा, उनके बारे में देखेंगे। आज हमें यह पढ़ना है कि डॉक्टर जयवीर ने अपनी पुस्तक ए एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में 8 भाग बताए, उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हरियाणा को 8 भागों में किसने बांटा? हरियाणा को 8 भागों में बांटा डॉक्टर जयवीर ने। डॉक्टर जयवीर की पुस्तक का क्या नाम है? ए एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। और उन्होंने हरियाणा को 8 भागों में बांटा। अब दोस्तों हम एक एक पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे शिवालिक, इस प्रकार पढ़ेंगे, पहले शिवालिक, फिर गिरिपाद, फिर जलोढ़, फिर बाढ़, फिर बालू, फिर अरावली और फिर तरंगित बालू और फिर दलदली। तो आज की क्लास हमारी इसी टॉपिक पर रहेगी। अब देखते हैं, एक नंबर लिखो, शिवालिक श्रेणियां। तो दोस्तों जो ये शिवालिक श्रेणियां हैं, ये जो शिवालिक श्रेणियां हैं, ये हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित हैं। हरियाणा के उत्तर पूर्व में पड़ती हैं। ये जो शिवालिक श्रेणियां हैं ये हरियाणा के उत्तर पूर्व में पड़ती हैं दोस्तों। तो उत्तर पूर्व में ये पड़ती हैं। तो शिवालिक पहाड़ियां, पहले तो यही पूछ लेता है कि शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के किस दिशा में पड़ती हैं। तो शिवालिक पहाड़ियां दोस्तों हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में पड़ती है। उत्तर पूर्व दिशा में पड़ती है। तो हमारा पहला उत्तर तो यही हो गया कि शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। अब दोस्तों हमसे पूछता है कि शिवालिक पहाड़ियां जो हैं ये हरियाणा के किस जिले में आती हैं? हरियाणा के किस किस जिले में आती हैं? तो दोस्तों जो शिवालिक पहाड़ियां हैं ये हरियाणा के पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। जो शिवालिक श्रेणियां हैं ये हरियाणा के पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर जिले में आती हैं। इसके बाद दोस्तों हमसे पूछेगा, इसके बाद हमसे पूछेगा कि शिवालिक पहाड़ियों की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? शिवालिक पहाड़ियों की समुद्र तल से ऊंचाई पूछे तो हमारा उत्तर होगा 900 मीटर से 2300 मीटर। 900 मीटर से 2300 मीटर जो है शिवालिक पहाड़ियों की ऊंचाई है समुद्र तल से। अब दोस्तों आगे हमसे पूछेगा कि शिवालिक श्रेणियों में ही मोरनी की पहाड़ियां पाई जाती हैं। दोस्तों जो ये शिवालिक श्रेणियां हैं, ये जो शिवालिक श्रेणियां हैं इसमें ही हरियाणा की जो मोरनी की पहाड़ियां हैं वो शिवालिक श्रेणियों का हिस्सा है। जो हरियाणा में मोरनी की पहाड़ियां हैं, जो हरियाणा में मोरनी की पहाड़ियां हैं वे शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। मोरनी की पहाड़ियां शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। और दोस्तों हमसे आगे पूछा जाएगा कि हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमारा उत्तर होगा करो। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1514 मीटर। जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई है 1514 मीटर। जो दोस्तों करहो चोटी हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1514 मीटर। अब हमसे दोस्तों प्रश्न ये पूछ लेता है कि करहो किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो दोस्तों करहो मोरनी पहाड़ियों का हिस्सा है। जो मोरनी पहाड़ियां हैं उन्हीं का एक भाग है करहो। जो मोरनी पहाड़ियां हरियाणा में उन्हीं का एक भाग है करहो। और
मोरनी की पहाड़ियां किसका हिस्सा है? मोरनी की पहाड़ियां शिवालिक श्रेणियों का हिस्सा है। तो हमसे ये भी पूछ सकता है पेपर में कि करो किसका हिस्सा है। अगर मोरनी की पहाड़ियां नहीं आएंगी तो हमारा उत्तर क्या आएगा? शिवालिक की शिवालिक की श्रेणियां, शिवालिक की पहाड़ियों का हिस्सा है मोरनी की पहाड़ियां। और मोरनी की पहाड़ियों में यह करो जो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। और दोस्तों हरियाणा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, हरियाणा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है टीपरा। जो हरियाणा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है टीपरा। और टीपरा की ऊंचाई है दोस्तों, टीपरा की ऊंचाई है 1320 मीटर, 1320 मीटर। तो टीपरा की ऊंचाई आएगी 1320 मीटर। अगर हमसे प्रश्न में करो ना देकर पूछ ले कि हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसमें अगर करो नहीं होगा ऑप्शन में तो हमारा आएगा टीपरा। जो टीपरा है वो हरियाणा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जो दोस्तों एक टीपरा, जो एक टीपरा श्रेणी है या जो टीपरा पहाड़ी है, टीपरा पहाड़ी, इसको दोस्तों घग्गर नदी, इसको दोस्तों घग्गर नदी दो भागों में बांटती है। जो दोस्तों एक टीपरा पहाड़ी है, टीपरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है टीपरा, जो हरियाणा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हरियाणा की पहली सबसे ऊंची चोटी है करो और दूसरी है टीपरा। जो टीपरा पहाड़ी है इनको इनको घग्गर नदी दो भागों में काटती है। अब दोस्तों आगे आगे हमसे पूछ ले, जो ये शिवालिक पहाड़ियां हैं, ये जो शिवालिक पहाड़ियां है, शिवालिक श्रेणियां है, इनसे हरियाणा की इनसे हरियाणा की टांगरी, घग्गर और मारकंडा नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों जो शिवालिक श्रेणियां हैं इनसे हरियाणा की टांगरी, घग्गर और मारकंडा मारकंडा नदी का उद्गम होता है। हमसे अगर प्रश्न में पूछ ले कि टांगरी, मारकंडा और घग्गर नदी का उद्गम किन श्रेणियों से होता है, तो दोस्तों हमारा उत्तर होगा शिवालिक श्रेणियों से हरियाणा की टांगरी, घग्गर और मारकंडा नदी का उद्गम होता है। दोस्तों इनकी ऊंचाई के आधार पर शिवालिक की पहाड़ियों को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग है उच्च श्रेणियां और दूसरा भाग है निम्न श्रेणियां। जो दोस्तों उच्च श्रेणियां हैं, उच्च श्रेणियां इनकी ऊंचाई है 600 मीटर से 600 मीटर से अधिक। और जो निम्न श्रेणियां हैं इनकी ऊंचाई है 400 से 600 मीटर के बीच। तो दोस्तों हमसे पूछ ले कि शिवालिक श्रेणियों को शिवालिक श्रेणियों की निम्न श्रेणियों की औसतन ऊंचाई कितनी आएगी, तो दोस्तों उसकी औसतन ऊंचाई आएगी 400 से 600 मीटर के बीच में। अब दोस्तों आगे अगर यहां तक आपने उतार लिया होगा, आगे देखते हैं हम। आगे है दोस्तों जो हरियाणा में जो सीमेंट बनाने का पत्थर प्राप्त होता है, हरियाणा में जो सीमेंट बनाने का पत्थर मिलता है वो शिवालिक श्रेणियों से मिलता है वो शिवालिक श्रेणियों से मिलता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो सीमेंट बनती है, जो सीमेंट जिस पत्थर से बनती है, हरियाणा में वो पत्थर शिवालिक श्रेणियों से प्राप्त होता है।
और दोस्तों शिवालिक श्रेणियों में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं तथा चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया कि शिवालिक श्रेणियों में उष्णकटिबंधीय वृक्ष और उष्णकटिबंधीय वन और चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमारा शिवालिक श्रेणियों का भाग पूरा हुआ। हमने जो डॉक्टर जयवीर है उन्होंने 8 भाग बताए थे, उसमें हमने एक भाग पढ़ लिया। उस भाग का नाम है शिवालिक श्रेणियां। अब उस भाग को हम अगर रिपीट करें तो देखते हैं, जो शिवालिक श्रेणियां हैं वो हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। शिवालिक श्रेणियां हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। शिवालिक श्रेणियों की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो शिवालिक श्रेणियों की समुद्र तल से ऊंचाई आएगी हमारी 900 मीटर से 2300 मीटर के बीच में शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। शिवालिक श्रेणियों का ही हिस्सा है मोरनी की पहाड़ियां, और मोरनी की पहाड़ी में ही हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है करो, जिसकी ऊंचाई है 1514 मीटर, जो कि हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है टीपरा, जिसकी ऊंचाई है 1320 मीटर। और टीपरा जो पहाड़ी है उनको घग्गर नदी 2 भागों में बांटती है। और शिवालिक श्रेणियों से हरियाणा में सीमेंट बनाने का पत्थर प्राप्त होता है, और शिवालिक श्रेणियों में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, और चीड़ के वृक्ष भी कहाँ पाए जाते हैं? शिवालिक की श्रेणियों में। तो दोस्तों यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ये हमारी शिवालिक श्रेणियां कंप्लीट हुई। अब दूसरा भाग जो हमने लिखाया था वो देखते हैं। दूसरा भाग हमारा गिरिपाद मैदान। दूसरा भाग क्या है? गिरिपाद मैदान। गिरिपाद मैदान दोस्तों क्या होता है? गिरिपाद मैदान वह मैदान जो मैदानी भाग और पहाड़ी क्षेत्र के बीच में होता है। जो मैदानी भाग और पहाड़ी क्षेत्र के बीच में स्थित होता है उसे हम गिरिपाद मैदान या गिरिपाद भाग कहते हैं। दोस्तों जो एक गिरिपाद है, ये हरियाणा के जो गिरिपाद भाग है ये हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला में है। अंबाला में पाया जाता है। जो दोस्तों ये गिरिपाद मैदान है ये हरियाणा के यहाँ पंचकुला, ये हमारा हो गया अंबाला और ये हो गया यमुनानगर। इस भाग में ये क्या पाया जाता है? गिरिपादीय भाग पाया जाता है। अब दोस्तों गिरिपादीय भाग है ये, इसे यहाँ स्थानीय भाषा में गिरिपाद नहीं कहते। जो एक गिरिपादीय ये भाग है इसे यहाँ स्थानीय भाषा में गिरिपाद नहीं कहते। इस भाग को यहाँ स्थानीय भाषा में घर कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? घर कहते हैं। क्या कहते हैं? घर कहते हैं। अब दोस्तों ये गिरिपाद मैदान क्या है? पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र के बीच के भाग को क्या कहते हैं? गिरिपादी मैदान कहते हैं। जब दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र हमने पढ़ा शिवालिक है, शिवालिक जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें हमने देखा कौन कौन सी नदी का उद्गम होता है? शिवालिक की पहाड़ियों से टांगरी, घग्गर और मारकंडा नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों जब ये नदी इस गिरिपाद मैदान में पड़ती है, जब ये नदी इस गिरिपाद मैदान में आती है तो जो एक गड्ढे बनते हैं, जो ये गड्ढे बनाती हैं
गिरिपाद मैदान में जो नदियां गड्ढे बनाती हैं उन गड्ढों को क्या कहते हैं? उन गड्ढों को चू कहते हैं। क्या कहते हैं? चू कहते हैं। ये प्रश्न दोस्तों आया हुआ है कि गिरिपाद मैदान में जब नदियां गड्ढे बनाती हैं तो उन गड्ढों को क्या क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन गड्ढों को चू कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है। अब हमने पढ़ लिया गिरिपाद मैदान। गिरिपाद मैदान हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला में पाया जाता है। स्थानीय भाषा में गिरिपाद मैदान को क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में इसे घर कहते हैं। अब दोस्तों जो गिरिपाद मैदान में नदियां गड्ढे बनाती है उन गड्ढों को हम चू कहते हैं। गिरिपाद मैदान की प्रमुख नदियां हैं हरियाणा में, इस मैदान की प्रमुख नदियां हैं मारकंडा और घग्गर। मारकंडा और घग्गर गिरिपाद मैदान की प्रमुख नदियां हैं। अब दोस्तों हम भाग 3 देखते हैं। भाग 3 हमने क्या लिखाया था? भाग 3 हमने लिखाया था जलोढ़ मैदान। हमने ये दोस्तों पढ़ लिया। हमने शिवालिक श्रेणियां पढ़ ली और गिरिपाद मैदान पढ़ लिया। अब यहां तक आप उतार लो। अब भाग 3 देखते हैं। 3 नंबर पे है दोस्तों जलोढ़ मैदान। जो ये जलोढ़ मैदान है दोस्तों, ये उत्तर में जलोढ़ मैदान उत्तर में जो शिवालिक श्रेणियां और गिरिपाद मैदान है उससे लेकर नीचे दक्षिण में अरावली की जो भाग आएगा हमारा आगे आएगा अरावली, उस तक फैला हुआ है। जो दोस्तों ये जलोढ़ मैदान है उत्तर में गिरिपाद और शिवालिक से लेकर नीचे दक्षिण में अरावली तक फैला हुआ है। तो ये लिख लो आप, जो जलोढ़ मैदान है हरियाणा का वो ये है शिवालिक तथा गिरिपाद से लेकर दक्षिण में, शिवालिक तथा गिरिपाद से लेकर दक्षिण में अरावली के भाग तक, अरावली के भाग तक फैला हुआ है। जो दोस्तों जलोढ़ मैदान है यह शिवालिक तथा गिरिपाद से लेकर दक्षिण में अरावली के भाग तक फैला हुआ है। आगे है दोस्तों जो जलोढ़ मैदान है ये आगे है। यह मैदान जो जलोढ़ मैदान है यह मैदान घग्गर और यमुना नदी के बीच फैला हुआ है। घग्गर और यमुना नदी के बीच उभरा हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग है। अब दोस्तों जब हम ये देखेंगे कि गिरिपाद मैदान के उत्तर में जब हम देखेंगे कि जलोढ़ मैदान के उत्तर में क्या है, जलोढ़ मैदान के उत्तर में हमें मिलेगा क्या, हमें गिरिपाद और जो हमने पहले पढ़ा था शिवालिक श्रेणियां वो मिलेंगे उत्तर में, और दक्षिण में आएगा क्या, दक्षिण में आएगा हमारा अरावली की श्रेणियां। लेकिन जब दोस्तों हम पढ़ेंगे कि पूर्व पश्चिम में क्या है, तो दोस्तों जो ये हमारा जलोढ़ मैदान है इसके पूर्व में इस साइड से हमारी यमुना नदी बहती है, इस साइड से यमुना नदी बहती है, और इस साइड कौन सी नदी बहती है, इस साइड घग्गर नदी बहती है। तो इनके जो बीच का ये स्थान होगा, इनके जो बीच का ये स्थान होगा उसे ही क्या कहेंगे, उसे ही हम जलोढ़ मैदान कहते हैं। समझ गए दोस्तों? मैदान, यह मैदान घग्गर और यमुना के बीच में उभरा हुआ है। घग्गर और यमुना के बीच में कैसे,
इस साइड हमारी यमुना बहती है, हरियाणा के पूर्व में कौन सी नदी बहती है, हरियाणा के पूर्व में यमुना नदी बहती है, और हरियाणा के पश्चिम में कौन सी नदी बहती है, हरियाणा के पश्चिम में घग्गर नदी बहती है। इन दोनों नदियों के बीच में जो ये मैदान होगा इसे ही हम क्या कहेंगे, जलोढ़ मैदान। समझ गए दोस्तों, इसे जलोढ़ मैदान कहते हैं। आगे देखते हैं, जलोढ़ मैदान को ही बांगर भी कहते हैं। जलोढ़ मैदान को ही बांगर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जलोढ़ मैदान हो गया। जलोढ़ मैदान उत्तर में शिवालिक गिरिपाद से लेकर नीचे दक्षिण में अरावली तक फैला हुआ है और ये यमुना और घग्गर नदी के बीच में स्थित है। जलोढ़ मैदान को ही क्या कहते हैं, जलोढ़ मैदान को ही बांगर कहते हैं। अब दोस्तों हम 4 नंबर देखते हैं। चार नंबर है दोस्तों बाढ़ के मैदान। 4 नंबर है दोस्तों बाढ़ के मैदान। बाढ़ के मैदान दोस्तों क्या होते हैं, जब वर्षा होती है और नदी अपने उफान पर होती है, जब नदी में पानी ज्यादा आ जाता है और जब वर्षा होती है तो ये नदी जब इस साइड से पूर्व से बहती है यमुना नदी और पश्चिम से बहती है कौन सी नदी, पश्चिम से बहती है हमारी घग्गर नदी। जब दोस्तों वर्षा होती है तो ये नदी अपने उफान पर होती है। तो दोस्तों ये नदी क्या करती है, जैसे ये नदी इधर से बह रही है, यमुना बह रही है, तो यमुना अगर ज्यादा उफान पे होगी तो ये चौड़ी होगी, ये ऐसे बहेगी, ज्यादा बहेगी, और इसका बहाव क्षेत्र ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा भाग में बहेगी। तो जब ये ज्यादा भाग में बहती है तो हरियाणा के भी ज्यादा भाग में बहेगी। तो हरियाणा के जब ज्यादा भाग में बहती है तो ये जो ज्यादा भाग में बहती है वहां गाद कंकड़ ये जमा कर देती है, मिट्टी गाद कंकड़ ये जमा कर देती है। तो उसी भाग को क्या कहते हैं, उसी भाग को इस साइड से यमुना करेगी इकट्ठा, इस साइड से गाद कंकड़ कौन इस साइड से करेगी घग्गर। उसी मैदान को जब ये गाद कंकड़ ये इकट्ठे हो जाते हैं उसी मैदान को बाढ़ का मैदान बोला जाता है। वैसे दोस्तों आपको मालूम होगा हरियाणा में बाढ़ कभी आई नहीं आई, तो इस कारण जो ये गाद कंकड़ पत्थर ये जमा हो जाते हैं उसी को कहते हैं बाढ़ का मैदान। आप समझ गए होंगे, जब नदियां अपने उफान पर होती हैं तो वो ज्यादा दूरी में बहेंगी और ज्यादा दूरी में बहेंगी तो वह जैसे झोले मारेंगे तो उससे क्या होगा, गाद जमेगी और कंकड़ पत्थर जमेंगे तो उसी से क्या होगा, बाढ़ के मैदान का निर्माण होगा। तो ये बाढ़ के मैदान का निर्माण हरियाणा में कौन सी नदी करती है, हरियाणा में बाढ़ के मैदान का निर्माण घग्गर और यमुना नदी ही करती हैं। तो आप यहां तक समझ गए होंगे। अब मैं लिखा देता हूं आपको, यमुना व उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए गाद कंकड़ छोटे छोटे पत्थर के भाग को ही क्या कहते हैं, को ही बाढ़ के मैदान कहा जाता है।
दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जब जब यमुना और घग्गर में पानी का स्तर ज्यादा हो जाता है तो वो हरियाणा में बाढ़ का निर्माण करते हैं। उससे ये हमें क्या, गाद और कंकड़ जैसे छोटे छोटे पत्थर, कंक्रीट, गाद कंकर कंक्रीट, ये हरियाणा में आ जाते हैं, उसी को बाढ़ का मैदान कहा जाता है। अब दोस्तों हरियाणा के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि हरियाणा में मारकंडा नदी के बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है और घग्गर नदी के बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न पूछा हुआ है कि मारकंडा नदी के बाढ़ के मैदान को मारकंडा नदी के बाढ़ के मैदान को दोस्तों कहा जाता है बैट। क्या कहा जाता है? बैट। ये बैट। मारकंडा नदी के बाढ़ के मैदान को बैट कहा जाता है तथा घग्गर नदी के बाढ़ के मैदान को घग्गर नदी के बाढ़ के मैदान को दोस्तों कहा जाता है नेल्ली। क्या कहा जाता है दोस्तों? नेल्ली। मारकंडा नदी में जब ज्यादा पानी आता है तो वो अपने अड़ोस पड़ोस में जब पत्थर कंक्रीट जमा कर देते हैं उस भाग को हम कहते हैं बेट। और जब घग्गर नदी है अड़ोस पड़ोस में पत्थर कंकर और गाद इकट्ठा करते हैं उस भाग को हम कहते हैं नहली। उस भाग को क्या कहते हैं? नेल्ली। क्या कहते हैं? नेल्ली। तो दोस्तों हमारा भाग 4 कंप्लीट हो गया। भाग 4 में हमने पढ़ा बाढ़ के मैदान। दोस्तों अगर आप मन से पढ़ रहे हो तो इसको पढ़ने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप इन चीजों को अपने दिमाग में बैठा सकते हो और ये कभी भूलने वाली नहीं होंगी। 5 नंबर पे है दोस्तों हमारा बालू के टीले युक्त मैदान। कौन सा? बालू के टीले युक्त मैदान। बालू के टीले युक्त मैदान। ये बालू के टीले लिख लो या बालू के टिब्बे युक्त मैदान लिख लो। जो ये मैदान है दोस्तों बालू के टीले युक्त मैदान, ये मैदान दोस्तों हरियाणा के पश्चिम इस भाग में, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भाग में पाया जाता है। यहां तक पाया जाता है। ये बालू के टीले युक्त मैदान कहां पाया जाता है? बालू के टीले युक्त मैदान हरियाणा के पश्चिम में और हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में पाया जाता है। अब ये क्यों पाया जाता है? बालू के टीले या बालू के टिब्बे युक्त मैदान क्यों पाया जाता है इसके बारे में आपको बताएंगे। देखो पहले तो ये लिखो जो ये मैदान है ये हरियाणा के दक्षिण पश्चिम व पश्चिम भाग में पाया जाता है। अब देखो दोस्तों क्यों पाया जाता है। ये इधर हमारा क्या लगता है? इधर हमारे क्या लगता है? ये है राजस्थान दोस्तों। ये क्या है? राजस्थान है दोस्तों। अब जब गर्मी होती है, जब गर्मियों में गर्म हवा चलती है तो आपको मालूम है राजस्थान में पानी की क्या है? कमी। और राजस्थान में मरुस्थल ज्यादा है। तो दोस्तों राजस्थान में गर्मियों में हवा के साथ धूल या मिट्टी उड़कर आती है। गर्मियों में राजस्थान से हवा के साथ धूल मिट्टी उड़कर आती है और ये धूल मिट्टी उड़कर आकर यहाँ जमा हो जाती है। ये राजस्थान हरियाणा के पश्चिम दक्षिण पश्चिम में तो लगता है, यहाँ आएगी राजस्थान से हवा और वो मिट्टी लेकर आएगी तो इस भाग पर हरियाणा में क्या हो जाती है? मिट्टी जमा हो जाती है। और जो ये मिट्टी जमा हो जाती है वो ऊपर उठ कर क्या होती है? टिब्बा या टीले बन जाते हैं। तो दोस्तों इस कारण से बालू के टीले युक्त मैदान हरियाणा के पश्चिम व दक्षिण पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि राजस्थान से हवा आती है और गर्म हवा आती है और गर्म हवा अपने साथ क्या लाती है? गर्म हवा अपने साथ मिट्टी उड़ाकर लाती है और वो हरियाणा में लाकर जमा कर देती है जिससे हरियाणा में
टीले या टिब्बे का मैदान निर्माण होता है, मैदान का। अब आगे दोस्तों क्या है, जब ये गर्म हवा आती है, इन गर्म हवाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, इन गर्म हवा स्थानीय भाषा में लू कहते हैं, लू कहते हैं। ये प्रश्न भी दोस्तों आया हुआ है कि राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं को स्थानीय भाषा में हरियाणा में क्या कहा जाता है, तो दोस्तों क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है लू। आगे है दोस्तों, आगे जब दोस्तों यहाँ टीले बन जाते हैं, जैसे माटी के टीले बन गए, यहाँ माटी का टीला बन गया, यहाँ माटी का टीला बन गया, और जब इन टीलों के बीच में ये स्थान रह जाता है, इन टीलों के बीच में जब दो टीलों के बीच में, जब दो टीलों या माटी के दो टिब्बे बन जाते हैं और उनके बीच में जो नीचा स्थान रह जाता है, जो नीचा स्थान रह जाता है, उसे हरियाणा में क्या कहते हैं, उसे हरियाणा में ताल कहते हैं, उसे हरियाणा में ताल कहते हैं। ताल किसे कहते हैं, टीलों के बीच में समतल भूभाग को, समतल भूभाग को क्या कहते हैं, ताल कहते हैं। जब दो टीलों के बीच में कोई भाग नीचे समतल रह जाए या टीलों से नीचे जो भाग रहता है उसे हम ताल कहते हैं। और जब वर्षा होती है, जब बारिश होती है, तो जो टीलों के बीच में जो भाग होता है उसमें क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। अब इस भाग में क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा। तो पानी भरने पर इन्हें क्या कहते हैं, इसी ताल को पानी भरने पर क्या कहते हैं, पानी भरने पर इसी ताल को बावड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बावड़ी या ठूंठ। बावड़ी या ठूंठ किसे कहा जाता है, जब दो टीलों के बीच में पड़े भूभाग जिसे ताल कहते हैं, जब ताल में पानी भर जाता है तो उसे ही बावड़ी या ठूंठ कहा जाता है। ये दोस्तों जो ये हमारा ये बालू के टीले युक्त मैदान है, ये हरियाणा में दोस्तों दक्षिण व पश्चिम, ये दोस्तों पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भाग में है। तो ये कौन कौन से जिले में मिलेंगे आपको बालू के टीले युक्त मैदान, ये मिलेगा दोस्तों आपको सिरसा, के बाद में इधर आ जाओ हिसार के नीचे आ जाओ दोस्तों भिवानी, और भिवानी के बाद में दोस्तों आपका महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ के बाद में दोस्तों ये रेवाड़ी, यहां तक मिलेगा ये आपको, कहां तक, रेवाड़ी तक। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया कि बालू के टीले युक्त मैदान हरियाणा में कहां कहां मिलते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब देखो दोस्तों आगे हमने बता दिया, जब ताल में पानी भर जाता है उसे बावड़ी या ठूंठ कहते हैं। और बावड़ी और ठूंठ या बावड़ियों वाला जिला हरियाणा में किसे कहा जाता है, हरियाणा में सबसे ज्यादा बावड़ी कहाँ है, हरियाणा में सबसे ज्यादा बावड़ी है महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में सबसे ज्यादा बावड़ी कहाँ पाई जाती है, सबसे ज्यादा बावड़ी पाई जाती है महेंद्रगढ़ में, ये भी लिख लेना। हरियाणा में सबसे ज्यादा बावड़ी महेंद्रगढ़ में पाई जाती है। तो दोस्तों हमने बालू के टीले युक्त मैदान 5 हरियाणा का जो 5वां भाग बताया था डॉक्टर जयवीर ने आपकी पुस्तक ए एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में जो बताया था, उसमें हमने 5 भाग पढ़ लिए। 5वां भाग है हमारा बालू के टीले युक्त मैदान। बालू के टीले युक्त मैदान हरियाणा के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भाग में पाया जाता है, और ये बालू के टीले युक्त मैदान का निर्माण राजस्थान से आने वाली हवाओं के साथ जो मिट्टी उड़कर आती है उससे ये बालू के टीले युक्त मैदान का निर्माण होता है। बालू के टीले युक्त मैदान का निर्माण हरियाणा में सिरसा के बाद हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी तक होता है।
और दोस्तों जब बालू के टीलों के बीच में जब कोई स्थान समतल रह जाता है या नीचा रह जाता है टीलों के मुकाबले, उस भाग को हम ताल कहते हैं। और ताल में जब वर्षा के समय पानी भर जाता है तो उसी भाग को दोस्तों हम क्या कहते हैं, ताल को ही हम कहने लग जाते हैं बावड़ी या ठूंठ। उसे ही क्या कहते हैं, बावड़ी या ठूंठ। और सबसे ज्यादा बावड़ियों वाला जिला है हरियाणा में महेंद्रगढ़। अब भाग नंबर 6 देखते हैं हम दोस्तों। भाग नंबर 6 देखेंगे। 6 लिख लो, अरावली का मैदान। अरावली श्रेणियां या अरावली का मैदान। अरावली श्रेणियां लिख लो दोस्तों। अरावली श्रेणियां 6 नंबर है दोस्तों। हरियाणा में दोस्तों एक शिवालिक की पहाड़ियां पाई जाती हैं और एक अरावली की पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों जो अरावली की पहाड़ियां हैं ये कहां कहां पाई जाती है? दोस्तों जो अरावली की पहाड़ियां हैं ये राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में, राजस्थान के टच में है हरियाणा, तो हरियाणा में भी अरावली की पहाड़ियों का कुछ भाग फैला हुआ है। और हरियाणा के बाद ये दिल्ली में जाती हैं। तो हरियाणा के दक्षिण भाग में जैसे महेंद्रगढ़ हो गया, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव और दिल्ली, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव और दिल्ली, यहाँ अरावली की पहाड़ियां पाई जाती हैं। दोस्तों जो अरावली की पहाड़ियां हैं ये गुजरात, राजस्थान के साथ साथ हरियाणा में फैली और हरियाणा से कहां जा रही हैं, दिल्ली में, हरियाणा के दक्षिण भाग में पाई जाती हैं। तो हम लिखेंगे अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के दक्षिण में पाई जाती हैं। और ये महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम में पाई जाती हैं। अरावली क्षेत्र में दोस्तों वर्षा बहुत कम होती है। कम वर्षा होने के कारण दोस्तों अरावली क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। कम वर्षा होने के कारण दोस्तों यहाँ पर कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। कांटेदार वृक्ष व झाड़ियां पाई जाती हैं। अरावली की पहाड़ियों में वर्षा कम होती है जिस कारण यहाँ कांटेदार झाड़ियां या वृक्ष पाए जाते हैं। अब दोस्तों आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा झाड़ियां हरियाणा में कहाँ पाई जाती हैं? सबसे ज्यादा झाड़ियां हरियाणा में कहाँ पाई जाती हैं? हरियाणा में गुरुग्राम में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? गुरुग्राम में हरियाणा में सबसे ज्यादा झाड़ियां पाई जाती हैं। जो ये दोस्तों ये प्रश्न है झाड़ियों वाला, ये पूछा हुआ प्रश्न है कि गुरुग्राम, हरियाणा में सबसे ज्यादा झाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों हमारा उत्तर होगा गुरुग्राम। अब जो दोस्तों अरावली की पहाड़ियां, अरावली की श्रेणियां, ये दोस्तों हमारे हरियाणा से जाती हुई कहाँ चली जाती है? दिल्ली। और जो दोस्तों दिल्ली में जो रायसीना पहाड़ी के ऊपर राष्ट्रपति भवन बना हुआ हमारा, वो किसका हिस्सा है? राष्ट्रपति भवन भी अरावली की पहाड़ियों का ही हिस्सा है। अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा है रायसीना पहाड़ी, और रायसीना पहाड़ी पर ही क्या बना हुआ? राष्ट्रपति भवन, जो कि अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा है। अब दोस्तों हमने पढ़ लिया अरावली की पहाड़ियां। अब अरावली की पहाड़ी है हरियाणा में और शिवालिक की पहाड़ियां हैं। शिवालिक की पहाड़ियों के बारे में हमने पढ़ लिया कि शिवालिक की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो, जो कि मोरनी की पहाड़ियों का हिस्सा है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम पढ़े कि हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों हमारा उत्तर होगा अरावली की पहाड़ियों की
सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों दोषी की पहाड़ी। दोषी की पहाड़ी जो दोस्त ये दोषी की पहाड़ी है, इसकी ऊंचाई है 652 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी? इसकी ऊंचाई है 652 मीटर। दोषी की पहाड़ी है दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 652 मीटर। और ये दोषी की पहाड़ी है, ये हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। जो दोस्तों दोषी की पहाड़ी है, यहीं पर हरियाणा का एकमात्र ज्वालामुखी उद्गार हुआ। उसका नाम है, उसका यहाँ जो ज्वालामुखी वो है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी। जो दोस्तों हरियाणा का एकमात्र शांत ज्वालामुखी पूछे आपसे, तो हमारा उत्तर क्या होगा? अगर हरियाणा का एकमात्र शांत ज्वालामुखी पूछे कि कहाँ है, तो वो आएगा हमारा डोसी की पहाड़ी। डोसी की पहाड़ी में हरियाणा का एकमात्र शांत ज्वालामुखी है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ रहे कि च्यवन ऋषि की तपोस्थली भूमि कौन सी है, तो डोसी की पहाड़ी, जो कि महेंद्रगढ़ के नारनौल तहसील में आती है, वो है डोसी की पहाड़ी। तो दोस्तों हमारा हो गया 6 नंबर भी कंप्लीट। अरावली की श्रेणियां हरियाणा के दक्षिण व दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती हैं। अरावली की श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी है डोसी की पहाड़ी, जो कि 652 मीटर ऊंची है। डोसी की पहाड़ी में ही च्यवन ऋषि की तपोस्थली भूमि थी। और डोसी की पहाड़ी में ही क्या होता है दोस्तों? हरियाणा का एकमात्र शांत ज्वालामुखी का उद्गार होता है। शांत ज्वालामुखी के उद्गार होने के कारण ही दोस्तों क्या हरियाणा में खनिजों वाला जिला किसे कहा जाता है, या हरियाणा में किस जिले में सर्वाधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? तो दोस्तों हमारा उत्तर आएगा महेंद्रगढ़ में हरियाणा में सबसे अधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। और आपको मालूम है जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो नीचे से जो भूपर्पटी से या नीचे से जो मैग्मा आता है वो बाहर निकलता है, लावा के रूप में बाहर आता है। और जब लावा के रूप में बाहर आता है, तो उसमें लावा में अनेक खनिज पदार्थ होते हैं। इसी कारण महेंद्रगढ़ को खनिजों का घर कहा जाता है। हमने पढ़ लिया अरावली क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है, जिस कारण यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? कांटेदार झाड़ियां पाई जाती है। और हरियाणा में सबसे ज्यादा झाड़ियां कहाँ पाई जाती है? तो हमारा उत्तर होगा गुरुग्राम में। अब देखते हैं भाग नंबर 7। 7 नंबर है दोस्तों हमारा तरंगित बालू के मैदान। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि तरंगित बालू के मैदान और बालू के टिब्बे युक्त मैदान में क्या अंतर है, दोस्तों अगर हमसे पूछ ले कि तरंगित बालू के मैदान और बालू के टिब्बे युक्त मैदान में क्या अंतर है, तो दोस्तों आपको मालूम है हरियाणा का लगभग भाग कैसा है? समतल है। कैसा है? समतल। तो दोस्तों जो ये तरंगित बालू का मैदान हरियाणा के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है। पहले तो आप ये लिखो कि जो तरंगित बालू का मैदान वो हरियाणा के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है। अब वो कौन कौन से जिले हैं जहां हरियाणा का तरंगित बालू का मैदान पाया जाता है, पहले उनके बारे में लिख लेते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि तरंगित बालू के मैदान क्या होते हैं और बालू युक्त टिब्बे के मैदान क्या होता है। इन दोनों में दोस्तों क्या अंतर है ये मैं आपको बताऊंगा। पहले ये लिख लो, ये मिलता है हमारे भिवानी के बाद मिलता है ये दोस्तों दादरी, चरखी दादरी।
रेवाड़ी, मेवात, पलवल। तो ये दोस्तों दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में ये मिलता है कौन, तरंगित बालू के मैदान। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये होते हैं बालू के टीले और ये होंगे तरंगित बालू के मैदान, तरंगित बालू के मैदान। जब दोस्तों देखना, जब मिट्टी आकर ऐसे मिट्टी आएगी और ये हो जाएंगे बालू के टीले, ये हो गए बालू के टीले। जब मिट्टी आकर जमती है तो ये बालू के टीलों का निर्माण करती है। ये टीले हो गए, एक टीला ये हो गया, फिर आगे मिट्टी जाएगी या इधर मिट्टी रहेगी तो एक टीला ये हो गया, ये टीले हो गए। अब इन टीलों के बीच में जो ये भाग होता है, ये नीचे वाला भाग होता है, इसी को हम कहते हैं ताल, इसी को हम कहते हैं ताल। और जब वर्षा होती है, जब दोस्तों वर्षा होती है तो यहाँ क्या भर जाता है, पानी। तो जैसे ये पानी भर गया, ये ऊपर से इधर से निकल जाएगा, ऊपर से इधर से, या कम वर्षा हुई तो ये बीच में रह जाएगा। तो जब ये बीच में या ऊपर से उजल जाता है तो इसी भाग को क्या कहते हैं, ताल को ही हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसी को कहेंगे बावड़ी, इसी को कहेंगे बावड़ी या ठूंठ। ये तो हो गया बालू के टीले। बालू के टीले मैंने आपको बता दिया। बालू के टीले क्या होते हैं, बालू के टीलों का निर्माण इस प्रकार से होता है, ये ऐसे बालू के टीले का निर्माण होता है। ये बालू के टीले बन गए, ये बन गए बालू के टीले। और तरंगित बालू का मैदान क्या होता है दोस्तों, इसमें टीले नहीं बनते। तरंगित बालू के मैदान में टीले नहीं बनते या टिब्बे नहीं बनते। बालू आती है और वो ऐसे समतल बिछ जाती है, ऐसे समतल बिछ जाती है। इसके ऊपर खेती की जा सकती है, इसके ऊपर खेती करते हैं। और ये टीले ये ऊंचाई में ऊपर उड़ जाते हैं, लेकिन ये भाग समतल रहता है। तो इसी कारण तरंगित बालू का मैदान अलग होता है और बालू युक्त टिब्बे का मैदान अलग होता है। इन दोनों में यही अंतर है दोस्तों, और इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप समझ गए होंगे कि बालू के टीले युक्त मैदान क्या होता है और तरंगित बालू का मैदान क्या होता है। जो भाग बालू का जो भाग समतल होता है, जो भाग बालू का समतल होता है उसे तरंगित बालू मैदान कहते हैं। और जब बालू का मैदान ऊंचा उठ जाता है, टिब्बे बन जाते हैं, उसे टिब्बे युक्त बालू का मैदान कहा जाता है। तो हमने आपको बता दिया, तरंगित बालू के मैदान हरियाणा के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में पाए जाता है। जो भिवानी, और ये भी भाग कहाँ पाया जाता है, टिब्बे युक्त भाग भी यहीं पाया जाता है। कहां पर, हरियाणा के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में। और बालू के तरंगित बालू के मैदान भी कहां पाया जाता है, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में। तो जब दोस्तों ज्यादा टिब्बे बन जाए उसको तो कह देते हैं टिब्बे युक्त बालू मैदान। और जो भाग समतल रहता है उसे कहते हैं तरंगित बालू का मैदान। मैं आपको समझा दिया। अब आपको समझ में आया ये ना आया, ये आपकी प्रॉब्लम है दोस्तों। हमने आपको समझा दिया, इससे बेहतर तरीके से और नहीं समझाया जा सकता कि तरंगित बालू मैदान क्या होता है और टीले युक्त बालू का मैदान क्या होता है। तरंगित बालू के मैदान में आप लिख लो, यह हरियाणा के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम पाया जाता है। भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, मेवात, पलवल में तरंगित बालू का मैदान पाया जाता है। और आगे लिख लो दोस्तों, ये भाग समतल होता है, ये भाग समतल होता है, ये भाग समतल होता है। अब दोस्तों हम भाग 8 देखते हैं। भाग 8 देखेंगे हम। भाग 8 है अनकाई दलदल। अनकाई दलदल दोस्तों, जो ये हमारा अनकाई दलदल भूभाग है, ये हरियाणा के केवल एक ही जिले में, ये हरियाणा के केवल एक ही जिले में पाया जाता है। उस जिले का नाम है सिरसा। जो कि पेपर में पूछा हुआ है कि अनकाई दलदल हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है, तो दोस्तों हमारा उत्तर होगा सिरसा। जो दोस्तों सिरसा है, सिरसा में अनकाई दलदल पाया जाता है। और दोस्तों हरियाणा में
हरियाणा में समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर सबसे नीचा स्थान कौन सा है? नीचा स्थान या नीचा भाग, तो दोस्तों हमारा आएगा अनकाई दलदल। जो समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर हम निकालते हैं तो हरियाणा में सबसे नीचा स्थान कौन सा आएगा? अनकाई दलदल। दोस्तों इसकी ऊंचाई 200 मीटर से भी कम है, इसकी ऊंचाई 200 मीटर से भी कम है। तो दोस्तों हमने डॉक्टर जयवीर की पुस्तक एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में दिए 8 भागों को हमने पढ़ लिया कि 8 भाग कौन कौन से? 8वां भाग हमने पढ़ लिया अनकाई दलदल, जो हरियाणा के सिरसा में पाया जाता है। हरियाणा के में समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर सबसे नीचा स्थान कौन सा है? अनकाई दलदल, जो कि सिरसा में पाया जाता है। तो दोस्तों आज हमने हरियाणा के बारे में, हरियाणा के आंतरिक भौगोलिक परिचय के बारे में पढ़ लिया, आंतरिक भौगोलिक परिचय के बारे में कि हरियाणा में कितने भागों में बांटा गया है। अब इसके अलावा डॉक्टर जयवीर के अलावा हरियाणा को 3 भागों में और बांटा गया था, वो है भटियाना, एक है हरियाणा और एक है कुरुक्षेत्र। उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, आपको ये समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आप अगर पिछली क्लास देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर आप पिछली क्लास देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अब कल देखेंगे। तो धन्यवाद।